नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से आरडी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा आप सब लास्ट क्लास में आप लोगों ने ज्योग्राफिकल थॉट की शुरुआत की थी, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री जिस तरह से एक कहा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल जो टाइमिंग एक एरा को शो करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है, तो ज्योग्राफी उन्हीं टाइमिंग के दौरान कहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए उसको प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है, जानने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग जहाँ से चले थे, पहले मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ कहानी अब तक क्या थी। हम लोगों ने ज्योग्राफी के ह्यूमन ज्योग्राफी वाले सेक्शन को दो पार्ट में बांटा था, एक तरफ थॉट, दूसरी तरफ मॉडल। थॉट को लेकर के हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने बताया था कि थॉट, थिंकर, बुक्स, जितने भी मैगजीन्स, जर्नल्स, स्टेट्समैन, ये जितने भी स्टेटमेंट्स थे इन लोगों के। उसके बाद इन लोगों का स्कूल क्या था, किस आइडियोलॉजी या किस फिलॉसफी या किस पैराडाइम को आगे बढ़ाने में ये लोग अपने रुचि रखे, कैसे जितने भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और कहा जाता है कि आइडियोलॉजिकल कल्चरल चेंजमेंट हुए, कब से, आफ्टर डार्क एज, जब पुनर्जागरण काल की शुरुआत होती है, और इन ऐसा पीरियड से किस तरह से चेंजमेंट आते हैं, वहीं से ज्योग्राफी भी अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। अगर हम एंशिएंट पीरियड में जाते हैं, अगर तीन पार्ट में बांटें, तो ज्योग्राफिकल थॉट का एंशिएंट पीरियड, जिसमें आप देखते हैं इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो भी रखेंगे वो इनडायरेक्टली था, हमारे चाहे बराहमिहिर हो, चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे जितने भी स्कॉलर हुए उस दौरान के, तो उसको इनडायरेक्टली कहा जाता है। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बहुत बड़ी बातें इन लोगों ने की। साइंटिफिक बेस सामने नहीं था उस समय, और किसी पार्टिकुलर टारगेट को लेकर नहीं किया था, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस समय से इंडियन स्कॉलर्स ने भी दिया था। हम वेस्टर्न की तरफ जाते हैं, तो एंशिएंट पीरियड में फोनेशिया के लोगों ने जो ज्योग्राफिकल थॉट की एक बिगिनिंग दिया, एक शुरुआती दौर से लेके चला, फिर ग्रीक, रोमन, और उसके बाद लास्ट में जाते हैं तो एंशिएंट पीरियड में अरेबियन, जो डार्क एज चल रहा था उस दौरान अरेबियन ज्योग्राफर्स का क्या रोल रहा। तो हम लोग उस तरह से एंशिएंट में देखते हैं कि जिन विद्वानों का कंट्रीब्यूशन रहा, वो विद्वान किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट ज्योग्राफी के रूप में ही सब कुछ कर रहे थे, ऐसा नहीं था। उनका वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा था। वो ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटी, वो ज्योग्राफी पॉलिटी के अलावा सोशियोलॉजी, वो ज्योग्राफी पॉलिटी सोशियोलॉजी के अलावा साइंटिफिक कुछ चीज़ों पे लगातार काम कर रहे थे, और एक मिसलेनियस चीज़ें सामने आ रही थी। इसी क्रम में कहा जाता है कि एंशिएंट पीरियड में दो लोगों का नाम आएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कंट्री वाइज जब चलेंगे। हिकेटियस जैसे स्कॉलर्स, इरेटोस्थनीज जैसे स्कॉलर्स, जहाँ से ज्योग्राफी शब्द और ज्योग्राफी का कहा जाता है ओरिजिन या जन्म, शुरुआत मानी जाती है। इन सब में क्या डिफरेंसेज रहे, कैसे ज्योग्राफी एक बेस पाया, वहाँ से लेकर चलेंगे। उसके बाद रिनेसां पीरियड के बाद हम लोग जब आते हैं जर्मन स्कॉलर्स के पास, यानी कि कहा जाता है कि मॉडर्न टाइम आ रहा था, उससे पहले का मिडाइवल फिनिश हो रहा था। उस बीच में जब पूरे वर्ल्ड में एक कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहा जाए, इकोनॉमिक रिवोल्यूशन कहा जाए, या यूं कहे कि आप रिसोर्सेज की खोज की होड़ कहा जाए, जिन शब्दों में इसको लवाजेंगे, वहां से जो चीजें चली, वहां से कई स्कूल स्वतंत्र रूप से सामने आए, जिसमें सबसे पहला स्कूल जर्मन स्कूल माना जाता है। इमैनुअल कांट, रेटजल, इन सब का नाम आपको आगे मैं सीरीज वाइज बताऊंगा कि क्रम से कैसे ये लोग आए, क्या कंट्रीब्यूशन दिया। मैं एक ब्रीफ बता दे रहा हूं कि कैसे ये चेंजमेंट हुए। जर्मन स्कूल के बाद देखो, जो एक अभी हम लोग कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा मैंने लास्ट क्लास में जो दिया था आपको पेज पे, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग याद कर गए होंगे, जैसा कि जितनी एकाग्रता आप में है। नहीं, मजाक लग रहा चलिए, तो ध्यान रखना है, उन सारे ज्योग्राफिकल स्कूल और थॉट या आइडियोलॉजी को हम वन बाय वन अभी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ज्योग्राफी में जर्मन स्कूल की जो प्रारंभिक बिंदु थी, मॉडर्न एज में आते हैं, एरा में आते हैं। उसके बाद पॉसिबिलिज्म की एक बहुत बड़ी कहानी लेकर के फ्रेंच, तो हम इस तरह से जर्मन, फ्रेंच, फिर ब्रिटानी, फिर उसके बाद अमेरिकन, और फिर लास्ट में रशियन
कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा बहुत है, क्रोपोत्किन वगैरह का नाम, लोमनसोव, इन सब का नाम आप लोगों को बताऊंगा। ये एक दौर चल रहा है, तो ये स्कूल वाइज कंट्री वाइज जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो हम उसको डिटेल्स में 1 बाय 1 कंट्री करके आपको याद ही करवा दूंगा। हमारे पास है कुछ फॉर्मूला, कुछ तरीका, मुझे उम्मीद है याद कर जाएंगे। लेकिन जो कंसंट्रेशन आपने इस कोरोना एज में डेवलप किया है ना इन 3-4 महीनों में, तो थोड़ा सा वहां पे डर लगता है कि आप हाईली कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा अपने आइडियोलॉजी को बदलिए, अब टाइम लंबा बीता जा रहा है ना। तो आप ध्यान देंगे, हम आज आपको एक शॉर्ट समरी आपको बता दे रहे हैं कि डिफरेंट आइडियोलॉजी या थॉट या कैसे ये चीज़ें सामने आई और टाइम टू टाइम इसमें परिवर्तन आया और वह चेंजमेंट वर्तमान समय तक लेकर के आया। ठीक है, चूंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है इसलिए मैं कोई बहुत बड़ा कॉलेज लेक्चर दूंगा नहीं कि उस समय ये हुआ वो हुआ, मन में बहुत भरा रहता है, पता है ना, इतने सालों का। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो टू दी पॉइंट चीज़ों को रखने में मैं ज़्यादा यकीन करता हूँ, जिससे आपके एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और उसके साथ आपके कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट जो है वो मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पेज आपको एक दिया गया था जिसमें इन्वायरमेंटलिज्म, देखिए इंग्लिश वाले बच्चों के बाद हिंदी वालों ने बहुत सारे मैसेज किए हैं। इन्वायरमेंटलिज्म मैं बोल रहा हूँ या डिटरमिनिज्म बोल रहा हूँ, और हिंदी वो इंग्लिश में मैंने आपको रिटर्न में दिया है। आज उन बच्चों को भी थोड़ा फायदा हो जो इंडिया के अलग अलग कोने से भी इस वीडियो को देखेंगे। निश्चयवाद, ये क्या है? निश्चयवाद, इसको डिटरमिनिज्म या इन्वायरमेंटलिज्म कहिए। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट सबसे पहला कॉन्सेप्ट माना जाता है मॉडर्न एज में, जिसमें प्रकृति को, नेचर को सर्वोपरि माना गया और ह्यूमन बीइंग को एक दास के रूप में या उसके अधीन एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने, जीने की स्वतंत्रता दी गई। यानी कि ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन में इस समय इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा महत्व दिया। कुमारी शैम्पुल का नाम सुने होंगे नहीं, कि मानव जो है प्रकृति की उत्पत्ति है और प्रकृति का या नेचर का इफेक्ट ना केवल उसके हड्डी, मांस, बाहरी हुलिया, हाइट, ढांचे पे, बल्कि उसके मन, मस्तिष्क, दिलो दिमाग पर भी पड़ा है। इतना तक इफेक्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जब स्कॉलर्स पे आएंगे। तो डिटरमिनिस्टिक जो कॉन्सेप्ट था, डिटरमिनिज्म का कॉन्सेप्ट था, वह कॉन्सेप्ट मैन ह्यूमन रिलेशन को में प्रकृति या नेचर फोकस था उस पर। ठीक है, तो सबसे महत्ता दी गई इसमें। ये समय चल रहा था, ठीक है, प्रकृतिवादी कहिए, पर्यावरणवादी कहिए, ये सारी चीजें हो रही थी। तो यहां पर अगर देखा जाए, समझिए, कोशिश कीजिएगा आप लोग, अगर एक तरफ नेचर है, प्रकृति है, और दूसरी तरफ ह्यूमन है, इस समय सबसे ज्यादा पावर किसको दिया गया? फोकस। और इधर ये भी है, ठीक है, इसका भी अस्तित्व, ये मेन हुआ इस समय। मैं 3 स्टार कर दे रहा हूं, इसको 1 स्टार कर दे रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान दें। ये इन्वायरमेंटल जो है कहा जाता है सेंट्रिक था और ह्यूमन को इसमें एक दास के रूप में रखा गया। स्टार्टिंग में प्रकृतिवादी थे। इसको चैलेंज करने के लिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया उसको संभववाद, आज ध्यान देंगे बच्चों, या पॉसिबिलिज्म कहते हैं। पॉसिबिलिज्म जो है, पॉसिबिलिज्म यह बतलाने की कोशिश किया कि अगर ह्यूमन नेचर और ह्यूमन की बात करें तो प्रकृति एक अवसर प्रदान करती है। मनुष्य जब जहां चाहे जिस रूप में उसका इस्तेमाल करता है। आप फैब्रे का नाम सुने होंगे। फैब्रे जैसे स्कॉलर फ्रेंच के पॉसिबिलिज्म शब्द को, टर्म को दिया था और कॉन्सेप्ट को लेके आया था वाइडी लाब्लाश। तो इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं चाह रहा हूं कि ब्रीफ समरी हो जाए, कि आपको बस आइडियोलॉजी के बारे में पता चल जाए कि किस बेस पे था, क्या था नहीं। ठीक है, अब यहां पर हम नेचर या इन्वायरमेंट
को लें और इधर ह्यूमन को लें, खुद को रखें, तो इसने क्या किया, नेचर को 1 स्टार दिया और इसको क्या कर दिया, बोल दिया कि प्रकृति तो बस एक अवसर प्रदान करती है, उसका इस्तेमाल तो मानव ही करता है। मानव में वह क्षमता है कि जब चाहे जिस रूप में इस प्रकृति का जहां चाहे इस्तेमाल कर सकता है। तो ये ह्यूमन सेंट्रिक हो गया, मानव को ज्यादा महत्व दिया। ठीक है, ज्यादा नहीं करूंगा इसमें मैं भाषण आपके साथ, परेशान ना हो। अब यहां तक थी तो एंशिएंट पीरियड में इस तरह की चीजें ज्यादा चली, जिस समय कहते हैं एंशिएंट पीरियड में, बिगिनिंग में, एंशिएंट में भी और मॉडर्न के भी बिगिनिंग में ये सब चीजें चली। मूलतः कहा जाता है कि जर्मन स्कूल और ये पॉसिबिलिज्म फ्रेंच स्कूल की देन थी। लेकिन ये क्यों कैसे आया, किस रूप में आया, मैं उसके पीछे के इतिहास और राजनीति भी आपसे डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखो, संभववाद तक तो सब कुछ चल रहा है, पॉसिबिलिज्म जैसे ही आया, यानी कि संभववाद जैसे ही आया, सब कुछ बदलने लगा। अब आप देखिए यहाँ पे ह्यूमन पे कंसंट्रेशन किया गया, फोकस इसको किया गया। क्यों किया गया? मानवों के द्वारा जब दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में प्रकृति की उन सभी गहराइयों को, उन सभी खूबियों को, उन सभी कहा जाता है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली चीजों की खोज कर ली गई और खोजने में लग गए ये सब तरह तरह के संसाधन। जल जंगल जमीन की तो बात करेंगे ही, जमीन के अंदर की जो हमारे मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और डिफरेंट टाइप के जो रिसोर्सेज रहे, धात्विक और अधात्विक संसाधनों के अलावा, इन सब के बड़े लेवल पे खोज की शुरुआत हुई। और जो मानव जहां खोजने में सफल हो गया, अपने आप को पावरफुल मानने लगा। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि इस चीज की विस्तार कहीं ना कहीं यूरोप के, इंग्लैंड कहा जाए, ब्रिटेन कहा जाए, या यूरोपीय शहरों से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। और आपको ध्यान में होगा कि जब पुनर्जागरण काल की शुरुआत होती है तो उस रिनेसा पीरियड के साथ ही सबसे पहला काम होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति की जड़ में, औद्योगिक क्रांति को गति देने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, वो था रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और प्राकृतिक संसाधनों का भंडार। जिस देश में, जिस जहां पे भरपूर था, उसकी खोज की जाने लगी। और मैं हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था कि उसी दौरान भारत की भी खोज की डिमांड आई, अफ्रीका की खोज की भी डिमांड आई, चाइना के खोज की भी डिमांड आई यूरोप। और धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग देशों में संसाधनों की होड़ ने हर देश की कनेक्टिविटी कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के सभी देशों के जो आपसी कनेक्शन थे वो कब डेवलप हुआ। लोग कहते हैं कि एंशिएंट पीरियड में भी एक देश का दूसरे देश से व्यापार और कुछ चीजें होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी भारत का व्यापार होता था अरेबियन कंट्री से। फिर ईरान के साम्राज्य, सूसा साम्राज्य तक अशोक की पहचान हुई थी, माना जाता है वहां तक थी। लेकिन डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है यूरोप का इंडिया से, अमेरिका से, ब्राजील से या साउथ अमेरिका के अलग कंट्री से, इधर ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, जापान से, अलग अलग देशों से कनेक्टिविटी की शुरुआती दौर माना जाता है 1300 कुछ, 1400 कुछ, 1500 कुछ, यही टाइम था। यानी कि लगभग 14th सेंचुरी तक कहा जाए कि पूरी दुनिया बिल्कुल आज जैसे हम कहते हैं ना ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट, पूरी दुनिया एक गांव की तरह है कि उस चौराहे पे कुछ हुआ तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, अच्छा अच्छा अपने मोहल्ला में हुआ, हाँ हाँ इजिप्ट के बगल वाले में, ठीक ठीक ठीक, अच्छा हाँ वो डैम बना रहा था, दोनों देश युद्ध के लिए खड़े हो गए, अच्छा सीरिया में ये हो गया। ये क्या है, इतनी आसान जो चर्चा हम चलाते हैं, इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी 1400 से पहले, नहीं थी। बहुत बारीक, बहुत माइनर कनेक्टिविटी आपस में थी। इस कंडीशन को लाने में कहा जाता है पॉसिबिलिज्म का बहुत बड़ा योगदान था। और पॉसिबिलिज्म ही वह दौर था जो मानव की शक्ति को बड़े लेवल पे यूरोप में पहचाना गया और प्रकृति के दोहन का अंधाधुंध रास्ता यहीं से खुला जो अभी तक चल रहा है। यह अंतहीन सिलसिला लगता नहीं है खत्म होगा, ये अभी तक भाषण चल रहा है। अब आइए, जब आप डिटर्मिनिज्म या एनवायरमेंटलिज्म और पॉसिबिलिज्म में दोनों में अंतर करेंगे तो ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। इसको एक्सप्लेन कर देंगे, बात खत्म हो जाएंगे। अब हो जाएगा, इसके कुछ स्कॉलर्स होंगे, इसके कुछ स्कॉलर्स होंगे। हम स्कॉलर में आएंगे जब कंट्री वाइज तो बताएंगे कि ये स्कॉलर इसके थे,
फिलहाल आप जान जाएंगे कि जिन लोगों ने प्रकृति पर ध्यान दिया वो प्रकृतिवादी हुए, और प्रकृतिवादी में अगर आप जिसका भी नाम लेंगे, चाहे रेडजल का लें, कुमारी सैंपल का लें, इमैनुअल कांट का लें, एंशिएंट पीरियड में एरिस्टोटल का लें, किसी का भी लेंगे, ये सब लोग उसी ग्रुप में आएंगे। पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट मेनली कहा जाता है कि हाँ ये जर्मन स्कूल बेस्ड था, तो जर्मन के मैक्सिमम लोग इसी के सपोर्टर थे। पॉसिबिलिज्म फ्रेंच आया जो बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट आया, जो बिल्कुल मानववादी था, ह्यूमन सेंट्रिक था। इसके मानने वाले ब्लास, ब्रून्स, डिमोंजिया, फेब्रे, जितने लोगों का नाम लेंगे ये सब इस ग्रुप में आ जाएगा। हम इन स्कॉलर्स के ऊपर भी आएंगे, बहुत डिटेल से बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ये भाषण वाला टॉपिक है, कॉन्सेप्ट समझ जाइए। अगले स्टेप में कहते हैं कि ये चैप्टर यहां से ए पार्ट ले लीजिए कि ए पार्ट में 2 पे आप तुलना करके पढ़े। जैसे यहां बी पार्ट में आते हैं, मैं थोड़ा सा ब्लॉकिंग